देख रहे हैं एक ही न्यूज चैनल। देखते हैं आज की खास खबरें। सपा के जिला कार्यालय पर काजी रिजवान और पूर्व चेयरमैन अलापुर अली हमजा का हुआ जोरदार स्वागत। बदायूं के शेखुपुर विधानसभा से बसपा के टिकट पर 2017 का चुनाव लड़ चुके काजी मोहम्मद रिजवान और अलापुर चेयरमैन अली हमजा बृहस्पतिवार को सपा में शामिल हो गए। उन्होंने लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ग्रहण की। सपा जिला अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह यादव का कहना है कि काजी मोहम्मद रिजवान और अली हमजा के सपा में शामिल होने से जिले में पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं यह बता दें कि काजी मोहम्मद रिजवान सदर बदायूं विधानसभा से चुनाव लड़ने में सफलता हासिल पा सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए भी मुस्लिम चेहरे की आवश्यकता है। इसलिए काजी रिजवान सदर विधानसभा पर सबसे मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मेरे बड़े भाई हमजा साहब भी हैं और भतीजा, उन दोनों लोगों ने कल पार्टी ज्वाइन की है। मुझे तो शाम को पता चल गया था, लेकिन मैं सोचा समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बिना स्वागत के, और स्वागत भी ऐसा था अटेंशन प्रोग्राम में आना और लोगों से मिलने, एक मैसेज जाना चाहिए कि लखनऊ से चलकर आने वाला व्यक्ति सबसे पहले समाजवादी पार्टी। मेरा निवेदन है समस्त साथियों से, हम लोगों को बहुत खुशी होना चाहिए। जिसका साथी चला गया हो और फिर वापस आ जाए तो सबसे बड़ी बात है। तो मैं बधाई दूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और यहाँ की पूरी साथी, और स्वागत करूंगा हमजा साहब का और हमारे काजी कि उन्होंने अपनी विचारधारा को, पुरानी विचारधारा को पुनः जोड़ने का काम किया। दूसरी एक बात और है मेरे साथियों, हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के समस्त नेता और कार्यकर्ताओं की भी कि हम किस तरीके से सही रास्ते पे चले और लोगों की बात सुने। उतावलेपन पे आने की जरूरत नहीं है, बात सुनने की जरूरत है, और जहां जिसकी जरूरत है वहां उसको काम करो। ये मेरा निवेदन है। ये ढोलक वालों को बंद करा दो, इसे बंद करा दो। निवेदन इसलिए है कि 2022 आज या कल में आचार संहिता लगने वाली है मेरे साथियों, और चुनाव का समय अब ज्यादा नहीं है, और हम लोगों को इस बात से बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं, उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। आपकी चुनाव, आपकी लड़ाई बहुत खराब लोगों से है। एक एक कार्यकर्ता को सावधान रहने की जरूरत है, एक एक कार्यकर्ता को होशियार रहने की जरूरत है। अगर हमने कायदे से या समझदारी से काम नहीं लिया तो हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मैंने बहुत कुछ देखा जब से मैं अध्यक्ष बना हूं। ये तो स्वाभाविक बात है, जब हमारा परिवार बढ़ रहा है, लोग मजबूती से आ रहे हैं तो मजबूती तो मिलेगी। और आने वाले 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे लोग दृढ़ संकल्प हैं, एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का। शहर की सीट तो लोग लगाए बैठे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कौन शहर से उम्मीदवार होगा, कौन। बदायूं जिले में आपको क्या लगता है बदायूं जिले में समाजवादी पार्टी की 6 की 6 विधानसभा सीटें जीतेंगे। कल आपने देखा होगा जब दातागंज का पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था, भयंकर, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की रैलियां होती है प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की, उस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन दातागंज विधानसभा के अंदर कल हुआ था, वो आपने देखा होगा। मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात जो छोटे दलों की आप बात कर रहे हैं, छोटे दलों में सब बैकवर्ड के लोग, जो स्तर के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का सहयोग करने का काम कर रहे हैं। सारे दलों का, सारे वर्गों का जिसको सहयोग मिलता है उसी की सरकार बनती है। समाजवादी पार्टी 2022 में अपनी सरकार बनाने का काम। जाली भारतीय मुद्रा नोट छापने वाले मुख्य अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
जिला गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 7 जनवरी क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम व नारकोटिक्स सेल द्वारा थाना कबीरनगर क्षेत्र में जाली भारतीय मुद्रा छापने वाले नकली नोट को मार्केट में भारी मात्रा में खपत करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया, जिसके पास से भारी मात्रा में जाली भारतीय मुद्रा एवं भारतीय जाली मुद्रा छापने वाली मशीन सहित 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये डिमांड के हिसाब से नोट छापकर मार्केट में सप्लाई करते थे। इनका खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने किया है। 7 लोग गिरफ्तार हैं। सर, क्या मामला है, किस तरीके से नोट छापते थे, क्या कुछ रिकवरी इनसे हुई है? इसमें हमें मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो जाली भारतीय नोट जो है उनको बनाने का काम कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पे इनको मौके पे जाके दबिश दी गई, तो वहाँ से 3 लोग बरामद हुए। उनकी जो निशानदेही पे हमें जो एक यूनुस जो मूल व्यक्ति से घर पे सारा काम हो रहा था, वहाँ पे जाके दबिश दी गई, तो वहाँ पे मौके पर बाकी लोग मिले और जो भी सामान और मशीनें इसमें इस्तेमाल करते वो सारी चीज़ें मिली। मामला पूरा यूँ था कि इसमें मूल व्यक्ति जो है आज़ाद, जो कि इसका मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, उसके दिमाग का मूल उपज थी कि हम नकली नोट इस तरीके से बना के प्रिंट करके मार्केट में चला सकते हैं। उसने अपने बाकी 2 साथियों यूनुस और सोनू, इनके साथ मिलके ये काम शुरू किया। घर पे ही प्रिंटर के माध्यम से एक तरीके से जाली नोट बनाने का काम शुरू किया। इसके अलावा इनके जो बाकी साथी हैं अमन, आलम और फुरकान, इनका जो मूल काम था वो इन नोटों को ले जाके मार्केट में बाहर दुकानें हैं उनको सप्लाई करना था। फिर दुकान वाले अपने अपने हिसाब से इन जाली नोटों को असली नोटों के बीच में मिलाकर चला देते थे। इसमें जो इनका आपस में काम डिस्ट्रीब्यूशन था कि कोई आदमी प्रिंटिंग काम कर रहा है, कोई कटिंग का काम कर रहा है, कोई आदमी उसमें जो टेप सिक्योरिटी टेप टाइप का जो होता है उसको लगाने का काम कर रहा है। तो इसमें आपस में इस तरीके से काम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रखा था। सर, ये जो नोट छापे जा रहे थे क्योंकि मार्केट में चलाए जा रहे थे काफ़ी संख्या, पहली बात तो सर ये है कि कब से काम किया जा रहा था, कितने जाली नोट चलाए जा चुके हैं, और सर इसकी क्वालिटी मतलब इतनी बेहतर कैसे है कि लोगों की पहचान में नहीं आ पा रहे थे ये जाली नोट है? जहाँ तक ये काम शुरू करने की बात है तो इन्होंने मई 2021 में आज़ाद ने ये काम शुरू किया था और अब तक लगभग 15 से 17 लाख रुपए जो इसने बताए हैं कि ये इनकी प्रिंटिंग कर चुका है, जिनमें से 11 से 12 लाख रुपए मार्केट में उतर चुके हैं। जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो क्वालिटी इनकी काफ़ी रिफाइंड है, तो अगर कुछ असली नोटों के बीच में नकली नोट डाल दिए जाएँ तो पहचानना काफ़ी मुश्किल है। हाँ सर, कब से काम कर रहे थे? दूसरा ये कि सर कमीशन पे भी ये आगे नोट लोगों को आगे दे रहे थे, कितना कमीशन पे सर लोगों को ये मुहैया कराए जा रहे थे? काम ये 8 महीने से कर रहे थे और जो सप्लाई की बात है इन पे मूलतः 3 गुने का जो कॉन्सेप्ट था कि आप अगर 1000 के असली नोट दे रहे हैं तो आपको 3000 के नकली नोट मिलेंगे, प्लस जो बीच में सप्लायर थे उनका 20% का कमीशन होता था इसमें। हरिद्वार की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद ही मेरी ताकत, मदन कौशिक ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार के लगातार 4थी बार विधायक मदन कौशिक ने कहा कि हरिद्वार की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद ही उनकी ताकत है और इसी के फलस्वरूप वह कई वर्षों से हरिद्वार की सेवा करते चले आ रहे हैं। उन सारे पार्कों का भी आज यहीं पर हम शिलान्यास कर रहे हैं। इससे अलग 15 अलग सड़कें हैं, वो भी यहाँ पर हैं। यानी कुल मिलाकर एक भूपतवाला का हॉस्पिटल है, डिग्री कॉलेज है, ये सारी चीजें हैं जिसकी कॉस्ट लगभग 100 करोड़ होगी सारी मिलाकर। आज इसका शिलान्यास भी विधिवत रूप से हो रहा है। आज ये सारे काम शुरू हो गए हैं। हम लोग चुनाव में जब थे, वो चुनाव की दृष्टि से हम सरकार में नहीं, लेकिन जो लोग सरकार में थे उन्होंने 5 साल में हरिद्वार के लिए जो योजनाएं थी वो सारी रोक दी थी। हरिद्वार के लिए जो हमने योजनाएं 12 तक स्वीकृत की थी, उनको मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। सरकार बनने के बाद हरिद्वार की वो योजनाएं जो रोकी गई थी, वो सारी योजनाएं हमने दोबारा शुरू की, क्योंकि योजनाएं बड़ी होती है, लंबी होती है, साल 2 साल 3 साल चलने वाली। जैसे अंडरग्राउंड गैस, वो योजना अगले 1-1.5 साल 2 साल में पूरी हो, लेकिन पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सिलेंडर हम 1000 रुपए का लेते हैं, आज अंडरग्राउंड होने के बाद ना तो बिल आता है वो 400-450 आता। इस प्रकार एक घर में जो बचत है वो 500 रुपए महीना की, 1 महीने की बचत, और जो झंझट है वो खत्म। भाजपाइयों ने फूंका पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला, मुर्दाबाद के लगे नारे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जनपद मैनपुरी के भाजपाई भी नाराज दिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कस्बा बेवर के बस स्टैंड चौराहे पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंका है। आज यहाँ जो पुतला फूंका गया है, किस उद्देश्य से फूंका गया है, क्या था पूरा मामला?
लोकतंत्र में अपनी बात रखने के तरीके हैं। यह भी एक लोकतांत्रिक तरीका है। कांग्रेस पार्टी की पंजाब की सरकार ने देश के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जो भारी चूक की है, उसके लिए जनता तक ये बात पहुंचे। राजनीतिक विरोध अपनी जगह हो सकता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो कि देश के नेता हैं, अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव आयोग ने भी जो देश का नेतृत्व करते हैं, इसलिए उनको भी सब जगह सुरक्षा की छूट, क्लीयरेंस, सरकारी वाहन इत्यादि इस्तेमाल करने की अनुमति दी और हमेशा दी जाती है। देश के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो भारी चूक हुई है, ये कांग्रेस की जो असफलता है, जो कांग्रेस पंजाब में चुनाव हार रही है, उत्तर प्रदेश से समिट गई है, ये उनकी बौखलाहट है। और मुझे तो डर है कि कोई अनहोनी अगर प्रधानमंत्री जी के साथ हो जाती तो देश का क्या होता। कांग्रेस पार्टी को खुद मालूम होना चाहिए कि हमारे दो प्रधानमंत्री पहले देश में सुरक्षा चूक के कारण जान गंवा चुके हैं, और उसके बावजूद उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में भारी चूक की है। हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं। संभल जिले की कोतवाली में पैर दबाने वाली महिला दरोगा को एसपी ने किया लाइन हाजिर। कोतवाली में ड्यूटी के दौरान महिला दरोगा शबनम को पैर दबाना भारी पड़ गया। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दरोगा शबनम को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही पिंक चौकी का प्रभारी बनाने के निर्णय पर भी रोक लगा दी है। संभल में मुठभेड़ के बाद 3 पशु तस्कर पुलिस ने पकड़े, गोली लगने से 1 घायल। संभल जिले में पशुओं की हत्या का प्रयास कर रहे तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस की गोली लगने से 1 तस्कर घायल हो गया। अन्य 2 तस्कर घेराबंदी कर गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस अधीक्षक कई थानों की फोर्स के साथ पहुंचे। डीपी यादव बोले, भाजपा से चल रही बात, सैसवान से लड़ेंगे चुनाव। पूर्व सांसद और विधायक डीपी यादव महेंद्र भाटी हत्याकांड से बरी होने के बाद राजनीति में तेजी से सक्रियता बढ़ा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी भाजपा से बात चल रही है। अगर मौका मिलता है तो सैसवान विधानसभा सीट से वह चुनाव लड़ने को प्राथमिकता देंगे। ये देखिए, प्रधान ने गरीब की कटवा दी पेंशन। ये है सईद खां पुत्र छोटे खां, निवासी ग्राम बिलहरी, ब्लॉक म्याऊं, जनपद बदायूं। ये एक गरीब असहाय व्यक्ति हैं जिसे वृद्धा पेंशन मिलती थी, परंतु मौजूदा प्रधान और सचिव ने इन्हें मृत दिखाकर पेंशन कटवा दी, जबकि ये जीवित हैं। इनका कहना है कि प्रधान को ये लगता है कि उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है, विपक्षी को वोट दिया था। इसकी वजह से वह बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं। गरीब व्यक्ति पेंशन न मिलने से भुखमरी की कगार पर है। ऐसे ही न जाने कितने लोग भुखमरी की कगार पर हैं, लेकिन सरकार ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। बताएं, क्या नाम है? सईद। अच्छा, बाप का नाम? कहाँ रहते हैं आप? बिलारी में। जब बिलहरी में रहते हैं आप, तो आपकी 60 साल जो पेंशन मिल रही थी वो कैसे कट गई? वो साहब ऐसा दिखाया था, मरा हुआ दिखा दिया गया, मर गए। अच्छा, आपको मरा हुआ दिखा दिया? किसने दिखाया था? प्रधान ने और उनने। सचिव वीर सिंह ने। अच्छा, सचिव वीर सिंह ने है? सेक्रेटरी ने, जो यहाँ का सेक्रेटरी है। अच्छा, तो आप मिलने गए थे उससे बिलाग में? हाँ, बिलाग में मिलने गए थे, वो मिला ही नहीं हमें। अच्छा, बिलाग में आता ही नहीं है वो? आते ही नहीं वो। अच्छा, फोन करते हो? फोन उठाता है? नहीं आता, उठाते नहीं। अच्छा, फोन भी नहीं उठाता है। तो आपको इससे पहले पेंशन कब मिली थी? इससे पहले मिली थी हमें करीब हो गए 8 महीने करीब। 8 महीने। उसके बाद आपको मुर्दा दिखा दिया। पल्स और राष्ट्रीय सहारा कंपनी के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। सरकार को चाहिए पल्स और सहारा जैसी बड़ी कंपनियों पर बुलडोजर चलाना चाहिए और गरीबों के पैसे दिलवाने चाहिए। ये कंपनियां करोड़ों रुपए हड़प चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखें ये रिपोर्ट। किसानों का पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। पल्स कंपनी, पल्स कंपनी। सहारा कंपनी ने जो उपभोक्ताओं का तमाम पैसा इकट्ठा जो जब्त किया है उसको दिलाने की मांग कर रहे हैं। आपके माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय के लिए संबोधित किया।